मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT कक्षा 11 से आज पाठ स्पीति में बारिश, जिसे कृष्णनाथ ने लिखा है, ये एक यात्रा वृतांत है। तो इसके पहले कि हम इस पाठ के सारांश और प्रश्नोत्तर कार्य शुरू करें, आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आइए हम शुरू करते हैं। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित है। लेखक ने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। लेखक बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की तहसील स्पीति है। ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही केलंग व काजा के बीच संबंध रहता है। केलंग के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त रहा है, चाहे कोई भी राजा रहा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है। भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। पहले राजा का हरकारा आता था तो उसके आने तक अल्प वसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। उसने यहाँ के घरों और विहारों को लूटा। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 में यहाँ 3231 लोग थे, अब यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहुल स्पीति का क्षेत्रफल 12,210 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग मील बहुत कम है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था, ताकि वे पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सके। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा नोनी द्वारा चलाया जाता था। अंग्रेजी काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनी काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन में लाहुल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनी को मालगुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करने का अधिकार दिया गया। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। 1960 में इस क्षेत्र को पंजाब राज्य में तथा 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। स्पीति 31.42 तथा 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है तथा किन्नौर जिले से बहती हुई सतलुज में मिलती है। लेखक पारा नदी, पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है। यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है। यहाँ लोग रहते कैसे हैं? स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं। यहाँ के लोग एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है।
फिर भी वे यहाँ रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते आए हैं। यह तर्क समझ से परे की चीज है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक ऊंचे, भव्य व नंगे हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है और व्यथा है, कष्ट है, पीड़ा है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, यह हिमालय का तलुआ है। लाहुल समुद्र की सतह से 10,535 फीट ऊंचा है तो स्पीति 12,986 फीट ऊंचा। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची हैं। इन्हें 12 लाचा श्रेणी कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहते हैं। शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया हो। बौद्धों का बीज मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरतों की शान है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों व पहाड़ों से युवक युवतियां आकर अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें। माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां यहाँ आकर किलोल करें तो यहाँ आनंद का प्रसार हो। स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक वसंत ऋतु तथा शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत यानी जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म तथा रात ठंडी होती है। शीत ऋतु की ठंड की कल्पना ही की जा सकती है। यहाँ वसंत का समय लाहुल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फूल, हरियाली आदि नहीं आते। दिसंबर से मई तक बर्फ रहती है। नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ व अन्य खुले अंगों पर सूल की तरह चुभती हैं। यहाँ मानसून की पहुंच नहीं है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा। उसका वर्षा वर्णन लाहुल स्पीति के लोगों की समझ से परे है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं और मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं। जंगलों में हरियाली सी छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियां तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी, ठंडी व बंध्या रहती है। स्पीति में एक ही फसल होती है जिनमें जौ, गेहूं, मटर व सरसों प्रमुख हैं। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है बशर्ते वहां पानी पहुंचाया जाए। यहाँ फल, पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना है। लेखक एक घटना का वर्णन करता है। वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छीलने सा लगा। उसने पल्ला बंद किया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है, बर्फ की बारिश हो रही है। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे। यहाँ बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी। आइए अब हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? स्पीति हिमाचल की पहाड़ियों में एक ऐसा दुर्गम स्थल है जहां पहुंचना सामान्य लोगों के वश में नहीं है। संचार माध्यमों एवं आवागमन के साधनों का अभाव है, अतः यहां दूसरे देशों की जानकारी नहीं होती। स्पीति का भूगोल अलंघ्य है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है
तथा यह संसार से कटा रहता है। दुर्गम स्थान के कारण किसी राजा ने यहाँ हमला नहीं किया। इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़े रहने पर ही आता है। मानवीय गतिविधियों के अभाव के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना। यह क्षेत्र प्रायः स्वायत्त ही रहा, यानी स्वतंत्र ही रहा। दूसरा प्रश्न है, स्पीत के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्पीत का जीवन बहुत कठोर है। यहाँ लंबी शीत ऋतु होती है। 8-9 महीने यह क्षेत्र शेष विश्व से कटा रहता है। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती। लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। यहाँ ना हरियाली है और ना ही पेड़। यहाँ पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती। यहाँ साल में एक ही फसल उगा सकते हैं। जौ, गेहूं, मटर व सरसों के अलावा दूसरी फसल नहीं हो सकती। किसी प्रकार का फल व सब्जियां पैदा नहीं होती। यहाँ रोजगार के साधन नहीं हैं। यहाँ की जमीन खेती योग्य है परंतु सिंचाई के साधन विकसित नहीं हैं। अतः यहाँ के लोग अत्यंत जटिल परिस्थिति में रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? माने श्रेणी के विषय में लेखक स्वयं प्रश्न करता है कि इसका क्या अर्थ है और फिर स्वयं ही अनुमानित करता है, अनुमान लगाता है कि कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है। लेखक इसे बौद्धों का बीज मंत्र और संक्षेप में माने कहकर पाठक के समक्ष यह तथ्य रखता है कि इस श्रेणी में माने मंत्र का बहुत अधिक जाप हुआ है और उसे ध्यान में रखते हुए इस श्रेणी का नाम माने ही दे डालना चाहिए, यानी इसका नाम माने ही रखना उचित होगा। अगला प्रश्न है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? लेखक ने बताया है कि माने पर्वत श्रेणियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं क्योंकि उनके जाप से यहाँ का वातावरण बोझिल व नीरस हो गया है। लेखक पहाड़ों व मैदानों से युवक युवतियों को बुलाना चाहता है ताकि वे यहाँ आकर क्रीड़ा कौतुक करें, प्रेम के खेल खेलें, जिससे यहाँ के वातावरण में ताजगी व उत्साह का संचार हो। चोटियों पर चढ़ने से जीवन अंगड़ाई लेने लगेगा। युवाओं के अट्टहास से चोटियों पर जमा आर्तनाद पिघलेगा। पांचवा प्रश्न है, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? स्पीत में वर्षा नहीं होती। वहाँ के लोग वर्षा की आनंददायक स्थितियों से अनभिज्ञ हैं। यहाँ वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं करती। यहाँ की धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। स्पीत में साल में केवल एक फसल होती है। सिंचाई का साधन है पहाड़ों से आ रहे नाले। उपजाऊ और खेती के योग्य धरती का यहाँ अभाव नहीं है, परंतु वर्षा नहीं होती। वर्षा यहाँ के लोगों के लिए एक घटना है, इसलिए लेखक ने इसे एक सुखद संयोग माना है। स्पीत की यात्रा के दौरान वहाँ की वर्षा देखने का सौभाग्य भी लेखक को मिला था। स्थानीय लोगों ने भी इसी कारण लेखक की यात्रा को शुभ बताया था। अंतिम प्रश्न है, स्पीत अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? स्पीत अन्य पर्वतीय स्थलों से बहुत भिन्न है। जैसे स्पीत के पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक की है। ये अत्यंत दुर्गम है, यानी यहाँ पहुँच पाना कठिन है। यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे व दुर्गम है। यहाँ साल में 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है तथा रास्ते बंद हो जाते हैं। यहाँ वर्षा नहीं होती तथा पेड़ व हरियाली का नामो निशान नहीं है। यहाँ सिर्फ 2 ऋतुएं होती हैं, वसंत व शीत ऋतु। यहाँ परिवहन व संचार का कोई साधन नहीं है। यहाँ आबादी बेहद कम है। यहाँ प्रति किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति ही रहते हैं। यहाँ पर्यटक नहीं आते, अतः यहाँ का वातावरण उदास रहता है। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी इस पाठ के सारांश और प्रश्नोत्तर से आपको परिचित कराने की। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अपना तथा अपने लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।